वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पेपर सेकंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस सीरीज़ में आज ये हमारे इस सीरीज़ के अंदर थर्ड लेक्चर है। इसमें हम यूनिट सेकंड के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट सेकंड के स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम्स, कैरेक्टर सेट, कीवर्ड्स और वेरिएबल्स, हम ये जो टॉपिक्स हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 इस सीरीज़ के अंदर कवर कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर 3 के अंदर डेटा टाइप्स, कोस्टेंट्स और सिंबॉलिक कोस्टेंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम कोस्टेंट्स को देखते हैं, या हम इनको लिटरल्स भी बोलते हैं। कोस्टेंट मतलब स्थिरांक। मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं आप सभी। कोस्टेंट्स इन सी रेफर टू फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, जैसे आप पाई लिखते हैं, मतलब एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, तो पाई 3.14 पाई फिक्स वैल्यू है ना, जो कि रियल नंबर है, तो ये एक रियल कोस्टेंट हो गया। ठीक है, तो जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो कोस्टेंट दो प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिक कोस्टेंट, नॉन न्यूमेरिक कोस्टेंट। न्यूमेरिक कोस्टेंट में आपका इंटीजर कोस्टेंट आता है, जैसे ये कोई भी इंटीजर नंबर हो गया, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इसी तरह से रियल कोस्टेंट ये हो गया आपके 7.5, 10.60 या पाई की वैल्यू जैसे 3.14, लाइक दिस ऑल आर नोन एज रियल कोस्टेंट। ओके, नॉन न्यूमेरिक में आपके तीन आते हैं, कैरेक्टर कोस्टेंट, स्ट्रिंग कोस्टेंट, एस्केप सीक्वेंसेस। कैरेक्टर कोस्टेंट मतलब सिंगल कैरेक्टर इंक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स। आई रिपीट, सिंगल कैरेक्टर इंक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स इज नॉन एज कैरेक्टर कोस्टेंट। ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर होगा और सिंगल ही कैरेक्टर होगा। सेकंड है स्ट्रिंग कोस्टेंट। स्ट्रिंग कोस्टेंट में सिंगल भी हो सकता है कैरेक्टर, लेकिन मोर देन 1 कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, बट इंक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। यदि डबल कोट्स के अंदर इंक्लोज किया है तो इट इज़ नॉन एज स्ट्रिंग कोस्टेंट। ठीक है, जैसे आपको अपना नाम लिखना है, या आपको लिखना है मीरा गर्ल्स कॉलेज, मीरा लिखना है, कुछ भी पूरा एड्रेस लिखना है अपने घर का, तो ऑल थिंग्स मस्ट बी इंक्लोज्ड विद इन अ डबल कोट्स, सो दैट इज नोन एज स्ट्रिंग कोस्टेंट। थर्ड है एस्केप सीक्वेंसेस। इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं एस्केप सीक्वेंसेस को। एस्केप सीक्वेंसेस, सर्टेन सीक्वेंसेस ऑफ सिंबल्स मेक स्पेशल मीनिंग टू द कंप्यूटर, दे आर कॉल्ड एस्केप सीक्वेंसेस, जिसका कुछ स्पेशल मीनिंग होगा। ठीक है, हम उसको डबल कोट्स के अंदर, स्ट्रिंग कोस्टेंट के अंदर ही यूज करेंगे, लेकिन इनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे आपको आप प्रिंट करवा रहे हैं और आपको सारा मैटर एक लाइन पे नहीं चाहिए, 2 लाइनों में चाहिए, तो आप /n यूज करेंगे। ये एस्केप सीक्वेंस न्यू लाइन के लिए /n। या आपको कुछ फिक्स स्पेसेस चाहिए 2 वर्ड्स के बीच में, तो आप हॉरिजॉन्टल टैब /t यूज करेंगे। या आप चाहते हैं कि प्रिंट के वक्त आपको कुछ अलार्म बेल सुनाई दे, तो आप /a यूज करेंगे। बैकस्लैश को प्रिंट कराना है तो डबल बैकस्लैश यूज करेंगे। डबल कोट्स को प्रिंट कराना है, क्योंकि स्ट्रिंग कोस्टेंट है तो डबल कोट्स के अंदर इंक्लोज होगा, लेकिन डबल कोट्स ही आप अपने प्रिंटिंग में देना चाहते हैं, तो उसके आगे आप बैकस्लैश इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, सो एस्केप सीक्वेंसेस स्टार्ट विद बैकस्लैश। सारी की सारी आप देखें बैकस्लैश से स्टार्ट होती हैं। इट इज एक्चुअली जस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, और ये जो है कुछ एस्केप सीक्वेंसेस है, और इनमें से भी सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो आपका /n यूज होता है, /n और /t। ठीक है, तो व्हाट डज दिस स्टेटमेंट प्रिंट? आपने लिखा प्रिंट एफ, दिस इज ए /t वेरी क्रिप्टिक / स्टेटमेंट /n। तो /t का मतलब दिस इज ए और वेरी के बीच में आपका टैब स्पेसेस, फिक्स स्पेसेस आएंगे। यहाँ पे बैकस्लैश भी प्रिंट करेगा वापस से, और ये इसका मतलब है ये न्यू लाइन कैरेक्टर नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, जब आप प्रिंटफ स्टेटमेंट करेंगे तो उसमें हम यूज करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ वी विल सी कमेंट्स। डेटा टाइप पढ़ने से पहले हम कमेंट्स को और देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर हम जो है कमेंट्स यूज करते हैं, और प्रोग्राम में हम कहीं पे भी किसी भी जगह जब लाइन टर्मिनेट होती है सेमीकोलन के बाद में, जहाँ भी आप कमेंट इंसर्ट करना चाहें, कोई रिमार्क इंसर्ट करना चाहें, तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो कमेंट स्टार्ट विद /* सिंबल एंड टर्मिनेट बाय */ सिंबल। इसको इस तरह से लिखना है, मीन्स दिस इज ओपनिंग और दिस इज क्लोजिंग। आपका क्लोजिंग होना जरूरी है। जबकि C++ जब हम पढ़ेंगे तो C++ में उसमें सिर्फ स्टार्टिंग में 2 स्लैश लगाते हैं
उससे कमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसमें टर्मिनेशन नहीं होता। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर आपको स्टार्ट सिंबल और जो है टर्मिनेट सिंबल दोनों ही के बीच में जो है आपका कमेंट इंक्लोज होना चाहिए। ओके, कमेंट का पर्पस क्या है, जैसे आपने प्रोग्राम लिखा, किस पर्पस से लिखा या किस तारीख को लिखा, ऐसा कोई रिमार्क आप अपने प्रोग्राम के लिए डालना चाहते हैं, या फिर आपका कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो क्या कार्य कर रही है, उसको कुछ आप डॉक्यूमेंटेशन पर्पस से रीडेबल बनाने के लिए आप कुछ कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स यूज करते हैं। ए कमेंट में स्टार्ट एनीवेयर इन द लाइन बट नॉट विद इन द स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिखेंगे, जब आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी, सेमीकोलन लगा देंगे, उसके बाद में आप इस जो है इस फॉर्मेट के अंदर कमेंट को इंसर्ट करेंगे। ओके, एनीथिंग रिटन इन कमेंट आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर। इस पे जो भी ग्रामर्स के जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं होते हैं। मीन्स आप कैपिटल लेटर लिख रहे हैं, जैसे सी लैंग्वेज जो है, जितनी भी इसकी जो ग्रामर है सी की, वो उसमें आपको लोअर केस लेटर्स है तो वहाँ लोअर केस ही लिखने हैं, यदि कोई अपर केस है तो अपर केस ही लिखना है, मतलब केस सेंसिटिव है। लेकिन कमेंट्स के अंदर आप चाहे अपर केस लेटर यूज करें, चाहे लोअर केस यूज करें, आप कोई भी सिंबल्स यूज करें जो उसके सी के करेक्टर सेट में ना हो तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं। मीन्स जो भी आप लिखेंगे दैट इज मतलब जो भी आप लिखेंगे दैट इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। ओके, कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा, इट इज जस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज। जस्ट आपके प्रोग्राम को मच मोर रीडेबल बनाने के लिए हम कमेंट्स सी के प्रोग्राम्स के अंदर कमेंट्स यूज करते हैं। Now we will see data type, very important topic, data type. It is a type of data which is used in the program. ठीक है, आप जब अपने प्रोग्राम में कोई भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो वो किस टाइप के डेटा पे कर रहे हैं, जो कि हमने अभी देखा, जैसे इंटीजर टाइप का डेटा हो सकता है, या स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो सकता है, या आपका फ्लोट टाइप का डेटा हो सकता है। इस तरह का किस टाइप का डेटा आप यूज कर रहे हैं, वो उसका टाइप जो डिफाइन करते हैं उसके आगे, उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। ओके, अ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज मस्ट बी स्पेसिफाइड डेटा टाइप। उसका डेटा टाइप देना जरूरी है। यदि इंटीजर के साथ वर्क कर रहे हैं तो INT लिखेंगे। इस तरह से ये कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हैं। देयर आर मैनी प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स इन सी लाइब्रेरी लाइक INT, CHR, फ्लोट। इंटीजर टाइप का कोई डेटा यूज कर रहे हैं तो ये कीवर्ड है, ये जितने भी हैं INT, FLOAT, डबल, CHAR, वॉइड, ये सब कीवर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जिस भी टाइप का डेटा आप यूज कर रहे हैं वो उस वेरिएबल के आगे आप क्या है वो कीवर्ड यूज करेंगे। ओके, और ये वैल्यूलेस वॉइड जो है, ये एक्चुअल में जब हम फंक्शंस लिखेंगे, फंक्शन सीखेंगे आगे चलकर, तो फंक्शन में जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी हो, नथिंग रिटर्न करना हो, या फंक्शन का कोई टाइप नहीं हो, या कुछ भी इस तरह का है फंक्शन के अंदर, आप कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं तो वो पैरामीटर कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं, मतलब यदि पास कर रहे हैं तो उनके टाइप्स होंगे इंटीजर, फ्लोट, लेकिन कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं तो हम वॉइड लिख देते हैं जनरली। वॉइड स्टैंड्स फॉर वैल्यूलेस। तो वॉइड का मतलब है फंक्शन रिटर्न नथिंग, फंक्शन डज नॉट हैव एनी पैरामीटर्स, जहाँ भी आप वॉइड यूज करेंगे इस तरह से उसका मीनिंग होता है, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो ये तो आपको फंक्शंस जब पढ़ेंगे तब क्लियर होगा, लेकिन ये जो है इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, ये आपको अभी से क्लियर होने चाहिए और आप प्रोग्रामिंग के अंदर इसको यूज करेंगे। ऐड द करेक्ट डेटा टाइप फॉर द फॉलोइंग वेरिएबल्स। जैसे आपने QTY एक वेरिएबल लिया, उसमें आपने 56 डालना है प्रोग्राम के अंदर, तो आपको QTY को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। और किससे डिफाइन करना पड़ेगा? INT से, क्योंकि आप इस तरह की वैल्यू यूज कर रहे हैं तो आपका होना चाहिए INT स्पेस QTY सेमीकोलन। इस तरह से हर वेरिएबल को, जो भी वेरिएबल आप यूज करेंगे, और वेरिएबल क्या होते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर पढ़ा था, उसके रूल्स भी पढ़े थे। उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप वेरिएबल लिखेंगे, उसमें आप वैल्यू डालेंगे, लेकिन जिस टाइप की वैल्यू आप यूज करना चाहते हैं, ये मैंने सिर्फ असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज की हैं, इसके अलावा कैलकुलेशन भी हो सकती हैं। जैसे सपोज आप आप कैलकुलेट करना चाहते हैं एरिया ऑफ सर्किल, आप लिखते हैं A=πr²। अब आप ये लिखते हैं तो R की वैल्यू मतलब फ्लोट हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, लेकिन फ्लोट भी हो सकती है, तो आप फ्लोट डिफाइन करेंगे। फिर पाई आपको मालूम ही है फ्लोट टाइप होता है, तो A का टाइप जो आएगा, आंसर जो आएगा वो फ्लोट में ही आएगा। तो इस तरह से A, R या जो भी वैल्यू वेरिएबल आप यूज करेंगे उनको पहले फ्लोट डिक्लेयर करना मस्ट है, सी लैंग्वेज के अंदर ज़रूरी है।
ओके जैसे अब इसके लिए INTQTY, इसके लिए आप फ्लोट यूज करेंगे, इसके लिए आप स्ट्रिंग यूज करेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है, मतलब करेक्टर यूज करेंगे। कहने का मतलब है एक करेक्टर सिंगल बाइट लेता है, लेकिन यदि इसमें 1 2 3 4 5 6 ये आपका 7 करेक्टर्स लॉन्ग है और 8वां करेक्टर /0 के लिए, तो टोटल 8 करेक्टर्स, मैक्सिमम 8 करेक्टर की स्ट्रिंग होनी चाहिए। लेकिन आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं या 20 ले सकते हैं। इसी तरह से यदि आपको सिंगल करेक्टर, ये स्ट्रिंग कोस्टेंट है, देखिए डबल कोट्स के अंदर है, ये आपका करेक्टर कोस्टेंट है। सिंगल करेक्टर डालना है किसी वेरिएबल के अंदर तो उसको CHAR से डिफाइन करेंगे। इसी तरह से इसको आप INT से डिफाइन करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है इनका INTQTY, फ्लोट टोटल, CHAR टेक्स्ट 1, मैक्सिमम लिया है 20, मतलब 8 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, 8 से ज़्यादा हो सकता है। करेक्टर लेटर 1, INT N1। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं शुरू वाले और ये इनके वेरिएबल्स हैं। यदि हम इनमें इस तरह की वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं तो अपने प्रोग्राम में उनको इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। डेटा टाइप, अब डेटा टाइप भी हमने देखा अभी। अब इनमें ये कुछ इस पे मॉडिफायर्स भी लगते हैं करेक्टर में, जैसे अनसाइंड करेक्टर या साइंड करेक्टर, इस तरह से मॉडिफायर यूज होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट साइंड करेक्टर होता है। इसी तरह से इंटीजर के मॉडिफायर हैं आपका शॉर्ट इंटीजर, अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, साइंड इंटीजर, बाय डिफ़ॉल्ट साइंड ही होता है आपका। इस तरह से ये होते हैं। अब इनमें ये इस रेंज की वैल्यू को मैक्सिमम जो है मतलब हम यूज कर सकते हैं। -1 to 8 to 1 to 7 ये करेक्टर में। इसी तरह से 0 to 255 मतलब ये जुड़ जाएगा, जैसे ये -3 to 768 to 3 to 767 है। लेकिन अनसाइंड में ये 0 से लेकर ये दोनों जुड़ जाएंगे और 65535 हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर यदि 2 बाइट्स है तो -3 ये माइनस होगा, -3 to 768 to 3 to 767 सेम। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है एक्चुअली कि मेमोरी के अंदर कितनी साइज ली उसने। करेक्टर 1 बाइट लेता है, आपको मेन तो करेक्टर, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर और फ्लोट और डबल इनका याद रखना है। ठीक है, करेक्टर हमेशा 1 बाइट लेता है, इंटीजर हमेशा 2 बाइट लेता है, लॉन्ग इंटीजर हमेशा 4 बाइट लेता है। यदि मान ली आज का कोई इंटीजर नंबर बड़ा है तो आप खाली INT डिफाइन कर रहे हैं तो और नंबर आपका इस रेंज से ज़्यादा का बड़ा है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तब आपको लॉन्ग INT डिफाइन करना पड़ेगा। इसी तरह से फ्लॉट हो सकता है, डबल हो सकता है, लॉन्ग डबल हो सकता है, मतलब बहुत वेरी वेरी लार्ज नंबर के लिए, मतलब यहाँ इसके लिए हम डबल यूज करते हैं। अब जब हम इस टाइप के डेटा टाइप को अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे तो हमें इनकी कंट्रोल स्ट्रिंग भी याद रहनी चाहिए, क्योंकि हम स्कैनफ और प्रिंटफ जो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट आगे चल के पढ़ेंगे उनमें हम ये कंट्रोल स्ट्रिंग्स यूज करते हैं। तो मेन आपको बता देती हूँ। करेक्टर के लिए आपकी %C बहुत इंपॉर्टेंट है, INT के लिए %D आपको याद रहना चाहिए, लॉन्ग के लिए आपको %LD या %L भी यूज कर सकते हैं, ये याद रहना चाहिए, फ्लोट के लिए %F और लॉन्ग फ्लोट के लिए LF। तो कुल मिला के %C, %D फॉर इंटीजर, %LD फॉर लॉन्ग इंटीजर, %F फॉर फ्लोट एंड %LF फॉर लॉन्ग फ्लोट। ये कंट्रोल स्ट्रिंग आपको याद करनी है और इट मस्ट बी इन स्मॉल केस लेटर। C आप स्मॉल केस में लिखेंगे, D आप कैपिटल D नहीं डाल सकते हैं। ऑल द कंट्रोल स्ट्रिंग्स मस्ट बी इन स्मॉल केस, लोअर केस लेटर्स ओनली। ठीक है, तो अब जो भी जैसे अभी अपन ने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा था कि क्वांटिटी QTY = 56 और उसको आपने डिफाइन किया INTQTY क्योंकि इंटीजर है। अब जब इस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहेंगे तो आपको इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए %D यूज करना पड़ेगा। ये कंट्रोल स्ट्रिंग का कार्य है। तो हम प्रोग्राम करेंगे तब आप देखना कैसे हम इसको यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल आप याद कर लीजिए करेक्टर के लिए %C, इंटीजर के लिए %D, लॉन्ग इंटीजर के लिए %LD, फ्लोट के लिए %F, लॉन्ग फ्लोट के लिए %LF। ओके, ये वापस से हमने उसी प्रोग्राम को लिया है, प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। ओके, ये आपने stdio.h इंक्लूड किया, conio.h यूज किया। ओके, वॉइड मेन ओपनिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस ये है, इसमें 0 नहीं है, मेन ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेसेस खाली ब्रैकेट्स हैं। अब आपने इंटीजर डिफाइन किया, इसको फ्लोट डिफाइन किया। जब आप इंटीजर को प्रिंट कराएंगे A = %D लिखेंगे INT के लिए, तो इसकी यहाँ पे आंसर क्या आएगा, A = 10। जब आप इसको रन कराएंगे, जो आपने कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन देखा था ना, रन कराएंगे तो A = 10 आएगा। इसी तरह से जब आप B को प्रिंट कराएंगे तो B = %F, F मीन्स फ्लोट है ना,
तो b इज इक्वल टू 20.5 प्रिंट करेगा। अब जब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, एक इंटीजर वैल्यू है, एक फ्लोट वैल्यू है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्लियर है कि आंसर जो है आपका फ्लोट में ही आएगा। फ्लोट में आएगा तो हम इसका जो सम लिखेंगे या एडिशन लिखेंगे दैट इज आल्सो परसेंटेज एफ। तो आंसर जो आएगा आपका 30.5 वो भी आपको फ्लोट में आएगा। तो a प्लस बी करेंगे तो एफ ये आपको खुद सोचना है। यदि ए स्टार बी कर रहे हैं, ए माइनस बी कर रहे हैं, एक इंटीजर एक फ्लोट ले रहे हैं, तो हमें पता है कि आंसर जो है फ्लोट में आएगा, तो परसेंटेज एफ यूज करेंगे। तो इंटीजर को जब प्रिंट कराना है परसेंटेज डी कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करनी है, फ्लोट को जब प्रिंट कराना है तो परसेंटेज एफ कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करनी है। ओके तो इस तरह से इस प्रोग्राम को फिर से रन कराना समझ के। इंटीजर लिया, फ्लोट लिया, आप अलग अलग वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। ये कुछ नहीं है, वैसे ही प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखिए। ये आपका एस्केप सीक्वेंस यूज हो रहा है जो भी बताया था /n। आप देखना, आप इसको नहीं यूज करते हैं तो आउटपुट कैसे आता है और यूज करते हैं तो आउटपुट कैसे आता है। यदि नहीं यूज करेंगे तो ए और बी की वैल्यू एक ही लाइन में आ जाएगी, लेकिन आप इसको यूज करेंगे तो ए अलग लाइन में आएगा, और फिर यहाँ पर भी यदि मान लीजिए /n लगाया होता तो बी अलग लाइन में आता, लेकिन फिलहाल ये तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, ए बी ए प्लस बी, क्योंकि बीच में कहीं पर भी /n नहीं है। लेकिन ये डिफरेंट लाइन पे आएगा क्योंकि इसमें /n यूज हुआ है। तो ये एस्केप सीक्वेंस है, ये आपका इंटीजर कोस्टेंट है, ये आपका फ्लोट कोस्टेंट, रियल कोस्टेंट है, ये आपकी स्ट्रिंग है, ये दिस इज स्ट्रिंग, ये आपका एस्केप सीक्वेंस है। इस तरह से ये आपके कंट्रोल स्ट्रिंग्स हैं जो डेटा टाइप के साथ में यूज किए गए हैं। So this is all about for today. Thank you for watching.